नमस्कार। मौलिक फिल्म्स के कार्यक्रम बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो अतिथि हैं वे यूँ तो वो एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन कला के प्रति जो उनकी मोहब्बत जो है वो गज़ब की है। इसलिए आज जो कला, जो ख़ासकर गायकी के प्रति जो उनका लगाव है वो गज़ब का है। उन्होंने अपने घर में स्टूडियो बना के रखा है। हर शुक्रवार, शनिवार, रविवार को अपने यहाँ जो उन्होंने ऑडिटोरियम बनाया है उसमें कार्यक्रम करते हैं और सबको बुलाते हैं, जो आना चाहे आते हैं। नौशाद साहब उनके प्रिय संगीतकार रहे हैं और उनसे उनका लगाव गज़ब का लगाव था। आज नौशाद साहब नहीं है, लेकिन लगाव आज भी बरकरार है। हमेशा अपनी मौसीकी में, यादों में उनको बार बार याद करते हैं। रफ़ी साहब को, उस ज़माने को हमेशा याद करते हैं। आज बातचीत में हम उनसे जानेंगे कि उनकी ये यादें कैसी यादें हैं, किस तरह से शुरुआत हुई। आपका नाम है जोगेंद्र पाल सिंह आभान। प्यार से उन्हें लोग काका जेपी कहते हैं। तो आज काका जेपी से मिलते हैं और उनकी यादों के मौसम के साथ हम भी गुजरते हैं, उस मौसम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आपका पारिवारिक जो ये व्यवसाय था वो व्यवसाय था बिजनेस से जी। तो फिर आपके पिताजी आए पाकिस्तान से, यहाँ व्यवसाय किया। ठीक। आपने भी व्यवसाय की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन फिर आपका झुकाव जो है संगीत की तरफ हुआ। तो क्या बात थी कि आप एकदम पूरी तरह संगीत की तरफ झुक गए और धीरे धीरे फिल्मी संगीत आपका एक जीवन का हिस्सा बन गया? सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। स्वागत। लगाव बचपन से ही था। मुझे मेरी माताजी ने बताया था कि मैं शायद 2-2.5 साल का था। अच्छा। तो देहरादून में बॉम्बे से मेरी एक मौसी गई थी, तो वो कह रही थी कि बाथरूम से बड़ी अच्छी आवाज़ आ रही है। अच्छा। लगाव तो शुरू से था, पर 5 बहनों का भाई हूँ। व्यस्तता, 34 साल मैंने ऑटोमोबाइल रिटेल का काम किया है। अच्छा, 34 साल। संगीत का शौक कभी कम नहीं हो, पर समय ना मिलने से वो टाइम निकलता रहा। अचानक 93 में मेरी मुलाकात होगी उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब से, जो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के सगे साले हैं। अच्छा अच्छा। उनसे मैंने दरख्वास्त की कि मुझे नौशाद साहब से मिलना है, तो वो अगले ही दिन मुझे नौशाद साहब के यहाँ ले गए। बस वो दिन था और आज का दिन है। नौशाद साहब ने यूं छाती से लगाया कि पूछिए मत। तो नौशाद साहब से ही क्यों मिलना चाहते थे आप? मैंने कोई ख़ास वजह थी? क्योंकि उस समय भी बहुत एक से बढ़कर एक संगीतकार थे। नहीं, प्रभावित मैं 3-4 लोगों से था। मैं नाम बताता हूँ आपको। जी जी। नंबर 1 नौशाद साहब जी। उनके घर के चक्कर में काटता था, पर कभी एंट्री मिली नहीं। नंबर 2 मोहम्मद रफ़ी साहब जी। उनके घर में चक्कर काटता रहा, पर कभी वो एंट्री मिली नहीं। तीसरे नंबर पे थे दिलीप कुमार साहब जी। दिलीप कुमार साहब से बड़ा एक्टर दुनिया में मेरी निगाह में कोई नहीं है। जी, बिल्कुल सही। और 4th नाम है लता मंगेशकर जी का। इन चारों का जादू मेरे पे ऐसा था कि मैं दिन रात सोते जागते ये मेरे साथ रहते थे। ऐसे ही था। मैं गाड़ी में हूँ, दुकान में हूँ, घर में हूँ, चलता रहता था। पर नौशाद साहब से ऐसे समय में मकबूल साहब ने मिलाया कि उसके कुछ ही महीनों बाद नौशाद साहब का बर्थडे आ गया। तो मैंने इच्छा जाहिर की कि नौशाद साहब बर्थडे मैं गाऊंगा। कहने लगे ठीक है। वो सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद के लगभग सारे बर्थडे मैंने ही गाए और किसी को नौशाद साहब अलाउ करते ही नहीं थे। उसकी वजह थी मैं बड़ा शर्माकल था। मुझे किसी के सामने गाने में बड़ी झिझक होती थी।
पूरे साल में एक दिन गाता था, वो दिन था नौशाद साहब का बर्थडे, जो आता है क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर। अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी वही बर्थडे है। हाँ बिल्कुल। और समझिए कि पूरा इंटरनेशनल हॉलीडे है। पूरा साल में तैयारी करता और एक दिन गाता 25 दिसंबर वाले दिन, और शर्त मेरी क्या होती कि नौशाद साहब मेरे सामने बैठेंगे। तो बस वहाँ से ये सिलसिला ऐसा आगे बढ़ा। तो बड़ी हिम्मत दी नौशाद साहब ने। लगभग 14 साल मेरा उनका साथ रहा है, समझिए मिलने से आखिरी दिन दम तक। वो इतनी इज्जत दिए मुझे, इतना प्यार दिए, और ऐसी ऐसी बातें उनसे मैंने सीखी, समझी, एंजॉय किया उनको, कि मेरी निगाह में वो एक इस कलयुग में देवता पुरुष थे। जी। मैंने देखा कि अंदर बाहर से एक थे, वरना आज के ज़माने में ऐसा होता अंदर कुछ बाहर कुछ। आम आदमी अंदर से और होता है, बाहर से हो तो बोलता कुछ है, लिखता कुछ है, देखता कहीं और है। जी। ये बड़ी मुश्किल, पर इनके अंदर एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। बिल्कुल, स्वागत है। दिलीप साहब से मुझे कई बार मिला चुके थे। अच्छा। पर चूंकि मन के साफ थे, तो हर बार यही कहते, अरे दिलीप साहब, यूसुफ साहब ये काका जी हैं। तो एक बार यूसुफ साहब को बोलना पड़ा, नौशाद साहब मैं काका जी को जानता हूँ। यानी कितने मन के साफ थे। तो ऐसे लोगों की संगत मिलना बड़े, मैं समझता हूँ, पिछले मेरे कर्म थे। और जो इज्जत दी उन्होंने जी, वरना मुझे कौन जानता था। सवाल ही नहीं, नौशाद साहब की मेहरबानी। तो नौशाद साहब से जब आप मिले जी, तो पहली ही मुलाकात में तो आपने नहीं बताया होगा कि आप गायक हैं, आप गाते भी हैं। जी। कैसे बताया, कब बताया कि आप गाते भी हैं, या उन्होंने पूछा? जो पहली मुलाकात थी वो चली 6-7 घंटे। रात को मैं 3-4 बजे गया था और रात को 12 बजे मैं घर पहुंचा था। उस दिन बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद रोज़ हमारा फ़ोन का सिलसिला शुरू हुआ, टेलीफोन पे बात। आप यकीन मानेंगे, 2-4 बार ऐसा हुआ है कि इतनी मतलब लगाव हो गया था हम दोनों का कि एक बार नौशाद साहब कहते हैं, अरे काका जी आप नज़र नहीं आए बहुत दिनों से। मैंने कहा सर मैं 7 घंटे कल आपके साथ था। अच्छा, कल आप साथ थे मेरे? ये प्रभु की कृपा मेरे पे ही है, जिनके साथ में 7 घंटे था, वो अगले दिन मुझे पूछते हैं, काका जी आप नज़र नहीं आए बहुत दिनों से। तो मतलब ये इस कलयुग में ऐसे देवता आदमी के दर्शन, उनका साथ लेना, और उनका सारा माहौल, जैसे सरदार उत्तम सिंह जी। उत्तम सिंह जी मेरे लिए गुरु का दर्जा रखते हैं। नौशाद साहब बड़ी इज्जत करते थे उत्तम जी की, पारिवारिक रिलेशन थे उनके। तो इन लोगों के अंदर आके मकबूल साहब, उत्तम साहब, नौशाद साहब का पूरा परिवार मेरी इज्जत करने लगे। तो फिर आस्ते आस्ते ये सिलसिला यूँ बढ़ता गया कि 3 एकेडमी बन गई। पहली बनी नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, नौशाद साहब की मौजूदगी में। दूसरी मैंने बनाई नौशाद साहब के गुजरने के 6 महीने बाद। नौशाद साहब गुजरे 5 मई 2006 को। तो चूँकि थोड़ा मुझे शौक़ है गाने बजाने का, तो मेरा सारा गाना बजाना कहाँ होता था, आप सुन के खुश हो जाएंगे जी। मेरा दिन भर का सारा गाना बजाना कहीं होता था तो नौशाद साहब के म्यूज़िक रूम में। अच्छा। मैं गा रहा हूँ, वो हारमोनियम बजा रहे हैं, वो गा रहे हैं तो मैं टेबल बजा रहा हूँ। और मेरे टेबल से भी बड़े खुश थे, मुझे कहते थे आप तबला सीखते क्यों नहीं? तो मैं कहता सर मुझे तबला सीख के क्या करना है, दुनिया जिनकी फ़ैन है वो मेरे फ़ैन है, मुझे बाकी फ़ैन क्या करने। मैं ऐसे जवाब देता था, मेरी इज़्ज़त बड़ी करते थे। वो गाना बजाने का सिलसिला नौशाद साहब की डेथ के साथ समाप्त हुआ। तो 2007 में मेरी अपनी एक जगह है जी, उसमें मैंने बना दी नौशाद संगीत समिति, जो पहले नौशाद साहब की मौजूदगी में थी, जिसके चेयरमैन वही थे। अभी उसके चेयरमैन उनके बेटे हैं रहमान नौशाद। अच्छा। जो कई फिल्में भी डायरेक्ट कर चुके हैं।
तो नौशाद साहब के बाद मैंने समिति बनाई 2007 में। तो 2010 में एक दिन विक्रोली से आ रहे थे मैं और रफ़ी साहब का बेटा शाहिद। तो मैंने शाहिद से कहा, यार ये इतना बड़ा नाम है नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, तो रफ़ी साहब के नाम पे आप भी कुछ क्यों नहीं करते? तो मेरी सलाह उनको पसंद आई। तो हम लोगों ने गाड़ी में बैठे बैठे लिस्ट बनाई और हमने बना दी मोहम्मद रफ़ी एकेडमी। अच्छा। तो 31 जुलाई 2010 को बहुत बड़ा एक फंक्शन हमने किया जू में, होटल नोवाटेल में। अच्छा अच्छा। पूरी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ मौजूद थी, यूट्यूब आप देख सकते हैं। शमी कपूर साहब कार खुद ड्राइव करके अपना वॉकर गाड़ी में रख के लाए थे, तो डिक्की से वॉकर खोल के उनको अंदर तक मैं लेके गया था। संगीतकार रवि, संगीतकार प्यारेलाल, संगीतकार आनंद जी भाई, अमीन सैनी साहब, ऋषि कपूर, जैकी श्रॉफ जी, किशोर कुमार साहब के साहबजादे अमित, मुकेश जी के, ये तमाम लोगों के बीच बनी मोहम्मद रफ़ी एकेडमी जी। तो समझिए तीनों का मैं आई विटनेस हूँ। पहली नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, दूसरी मोहम्मद रफ़ी एकेडमी, और तीसरी मेरे अपने पते पे नौशाद संगीत समिति। मेरे विजिटिंग कार्ड में तीनों का जिक्र जी है। तो एकेडमी पे या समिति पे अब हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को ये बताइए जी कि नौशाद साहब से मिले और जब पता चला तो पहला जो गाना आपने उनको सुनाया जी, वो कौन सा था, याद है आपको? बिल्कुल याद है, और वो वाकया भी याद है। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ग्वालियर टैंक में एक ऑडिटोरियम है जिसका नाम है तेजपाल। जी। तेजपाल में चंडीगढ़ से आए थे सरदार भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह जी सहगल और पंकज मलिक के गाने बहुत अच्छे गाते हैं। तो उनकी रिहर्सल में मैं मौजूद था। तो मैंने उनसे आग्रह किया, मैंने कहा एक आध गाना अगर मेरा भी हो जाए तो बोले रख लेंगे। तो मेरा गाना रखा गया, नौशाद साहब की फिल्म शाहजहां का गाना चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। वो पहला गाना उस ऑडिटोरियम में था और सामने नौशाद साहब, नलिन शाह, आजकल के संगीतकार तुषार मेहता, टाटा के फ्रेडी मेहता, काफ़ी लोग, खचाखच भरा हुआ था हाल। और मुझे पसीने छूट रहे थे कि पहली बार इतने महान लोगों के सामने मैं गाने जा रहा हूँ, जबकि मेरी कोई तालीम वालीम कुछ नहीं थी उस टाइम तक। खैर मैंने पहले ही माफ़ी मांग ली कि मैं कुछ संगीत के बारे में जानता नहीं हूँ, पर ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता, तो मैं गा रहा हूँ। तो आप यकीन माने तो थोड़ा गा के सुनाए उसको। ज़रूर। आप यकीन मानेंगे, वो गाना लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया मुझे। अरे वाह, इतना अच्छा गाना हुआ। आज 5-6 साल पहले तुषार भाटिया ने कई जगह मेरे इस गाने का जिक्र कर चुके, अभी भी करते हैं वो। मेरे ड्राइवर रहते हैं, अंदाज अपना के संगीतकार, वो जिक्र करते हैं कि उस गाने में काका जी ने अवार्ड जीत लिया था। खुमार बारा बंकवी साहब का गाना है जी, क्योंकि शाहजहां के बाकी गाने मजरू सुल्तानपुरी साहब के हैं। अच्छा। पहले इस गाने का एक वाकया सुनाता हूँ, आपको बिल्कुल, अच्छा लगेगा। एकदम स्वागत है। वो वाकया मुझे सुनाया था नौशाद साहब ने। गाने के बोल हैं, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था। तो नौशाद साहब को वाकया याद आया, ये उन्होंने बाद में बताया मुझे जी। 50s में एक दिन फ़ोन आया लता मंगेशकर जी का नौशाद साहब के यहाँ कि नौशाद साहब अभी ऑल इंडिया रेडियो से आपका गाना आ रहा था कि चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था, पर मैं दिन में 4-5 कप चाय पीती हूँ। तो नौशाद साहब ने उनको समझाया, वो जिसका जिक्र आप कर रही हैं वो चाह है, चाह। जो सहगल साहब आ रहे हैं वो चाह है, चाह और चाह में फ़र्क समझाया। ये वाकया मुझे याद आ गया। 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था,
जिंदगी बोझ बनेगी हमें मालूम न था, जिंदगी रोग बनेगी हमें मालूम न था, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम न था। वाह, सहगल साहब की आवाज़। अच्छा, आपने मुलाकात नौशाद साहब की मुलाकात के बाद उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की कि पहले से आपने जानकारियाँ इकट्ठी करके रखी हुई थी उनके बारे में? आपके पास इतना खजाना है। उनकी बहुत सारी पेपर की कटिंग्स अखबार में संभाल के आज भी रखी हुई हैं। और फिर रूबरू जब उनसे मुलाकात हुई तो मैं हैरान था कि दुनिया का महान संगीतकार वो अपने आप को कुछ समझता ही नहीं। कभी नहीं उनको लगा कि मैं नौशाद हूं। आप यकीन मानिए, मुझे टेलीफोन पे कहते थे, कभी फोन करते थे ना, काका जी मैं आपका खादिम नौशाद। तो शुरू में मुझे खादिम के मायने नहीं पता थे। जब मुझे पता है मैंने पैर पकड़ ली, मेरे का ऐसा मत बोला करिए, मुझे डर लगता है। मेरा खादिम तो फिर मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। कुछ नहीं, मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं। बड़े समझदार, बड़े सोबर। आपके हाथ से चाय वाले लड़के ने अगर खाली कप भी ले लिया ना तो यूं होता था उनका हाथ। मुझे मौका मिलता था मैं उनके हाथ पैर दबाता था जी। मना करते थे पर मैं मजबूर था, मैं दबाता था आराम से। जब हल्के होते तो पता क्या कहते थे, काका जी आप शर्मिंदा करते हैं। मतलब इतना महान आदमी, हमारी किस्मत देखिए कि हमने उनके पैरों को छूने का मौका मिला। नौशाद साहब जैसा इंसान समझो दुनिया में दोबारा नहीं आएगा। अच्छा, नौशाद साहब ने तो आपको अपनाया जी। आप उनके यहाँ दिन दिन भर रहते थे। उनके परिवार वालों ने, उन्होंने कब अपनाया? मतलब कि पहले तो शायद चिढ़ते होंगे। बड़े बढ़िया उम्दा सवाल आप कर रहे हैं। मेरे घर वालों को जब कोई जाके पूछता था ना तो मेरी मदर और मेरी मिसेस चिढ़ के बोलते थे, वो आजकल नौशाद साहब के यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते। यहाँ रात को खाली सोने को आते हैं, सुबह नहा धो के निकल जाते हैं। और नौशाद साहब के घर वालों के अक्सर बात होती थी कि इस आदमी को कुछ और काम नहीं है क्या? और मेरा ऐसा था कि दुनिया के काम कैंसल। एक बार नौशाद साहब का फ़ोन आया, भाई ऐसा ऐसा एक जगह जाना है। और बात कैसे करते थे, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बोलता वक्त ही वक्त है। तो मेरा एडवोकेट कहने लगा आज आपकी हाजिरी ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पर एक 5,000 रुपया फ़ाइन पड़ेगा। मैंने कहा फ़ाइन भर दो, मैं नहीं आता। नौशाद साहब ने बुलाया, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं वहीं गया जी। तो वो 5 की जगह 2,500 रुपया फ़ाइन वकील साहब ने करवा लिया, भर दिया। मैं बोलता था नहीं, नौशाद साहब का ऑर्डर आएगा तो ख़त्म। मेरी तकदीर 2001 में नौशाद साहब का एक इंटरव्यू था FM रेडियो पे। तो मुझे नौशाद साहब अपने साथ ले गए। आपके वर्सोवा से किसी कॉलर का सवाल था कि नौशाद साहब रफ़ी साहब के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए नौशाद साहब ने क्या जवाब दिया जी। कहने लगे देखिए रफ़ी साहब के बारे में तो बहुत कुछ कहा गया है, आने वाले समय में हो सकता है कि गायक उनसे भी उम्दा आ जाएं, ये हो सकता है, पर मेरा दावा है कि उन जैसा इंसान दोबारा नहीं आएगा। वाह, एकदम सही बात। यानी कलाकार के लिए इंसानियत बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान जो है वो अच्छा कलाकार बनता है जी। क्योंकि इस बात को समझते थे और इतनी इंसानियत, इतना कुछ मैंने सीखा नौशाद साहब से, इतना एंजॉय किया। आज का जो संगीत का माहौल चल रहा है इसके बारे में इतनी चिंता करते थे, कहते थे एक दिन हमारे साज म्यूज़ियम में पड़े नज़र आएंगे और लोग बोलेंगे ये तबला हुआ करता था, ये ढोलक हुआ करता था, ये सितार हुआ करता थी, ऐसे। इसीलिए आपके दिमाग में थी
नौशाद एकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत, जो उन्होंने अपने होते हुए बनाई, रजिस्टर करी, और आपके 4 बंगला में वर्सोवा में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख साहब के कार्यकाल में एक 1500 यार्ड 1467 यार्ड का प्लॉट नौशाद साहब को दिया। कोकिला बहन के अपोजिट एक बाउंड्री हम लोगों ने मार के रखी है। वो प्लॉट नौशाद साहब को सरकार ने दिया था, क्योंकि संगीत की चिंता करते थे और सरेआम बोलते थे कि हमारे संगीत में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं है।